हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो जैसा कि मैंने अपने चैनल पे स्पेशली फॉर बीकॉम के स्टूडेंट, बीबीए के और आपके एमकॉम और एमबीए के स्टूडेंट के लिए कई सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें मैंने आपको बेसिक से मैनेजमेंट पढ़ाया है। एक प्लेलिस्ट है हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट की, जिसमें हमने बेसिक से पढ़ा है बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। और एक प्लेलिस्ट है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें हम चैप्टर 11 आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है आपका कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप। ठीक है, तो चैप्टर 11 में मैं पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, जिसमें मैंने आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बारे में बताया है। उसके बाद मैंने पार्ट 2 अपलोड किया है अभी एक दो दिन पहले, जिसमें मैंने आपको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट के बारे में बताया है। ठीक है, तो आज इस पार्ट थर्ड में, मतलब यूनिट 11 के पार्ट थर्ड में हम पढ़ने वाले हैं मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। ठीक है, तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हम मार्जिनल कॉस्ट की बात करें, तो जब हम किसी कॉस्ट के लिए एडिशनल की बात करते हैं, तो वहां पे समझ लीजिए कि मार्जिनल कॉस्ट की बात हो रही है। ठीक है, मतलब द एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड टू द टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। तो जब एक एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट आउटपुट की प्रोड्यूस हो रही है, तो जो एडिशनल कॉस्ट लग रही है उसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट को हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी कहते हैं। अब हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट इज 400, अगर 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करने में हमारी टोटल कॉस्ट 400 रुपये आ रही है और 3 यूनिट्स प्रोड्यूस करने में टोटल कॉस्ट हमारी 600 रुपये आ रही है, तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी, 600 में से हम 400 माइनस कर देंगे, तो जो 200 रुपये आ रहा है यही हमारी मार्जिनल कॉस्ट है, जो एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने में एडिशनल कॉस्ट आ रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम मार्जिनल कॉस्ट के फॉर्मूले की बात करें, तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने का एक फॉर्मूला ये होता है कि चेंज इन टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दीजिए चेंज इन यूनिट ऑफ आउटपुट से। शॉर्ट में अगर हम बोलें तो डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, तो यही इसका फॉर्मूला होता है मार्जिनल कॉस्ट निकालने का। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि टीसी एन प्लस वन माइनस टीसी एन कर देते हैं, या फिर टीवीसी एन प्लस वन माइनस टीवीसी एन कर देते हैं, तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट निकल कर आ जाती है। ठीक है, एमसी। और एक और फॉर्मूला चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट, ये तो हमने यहाँ पे देख ही लिया। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि आपस में इनका क्या रिलेशन है। इनका मतलब कि मार्जिनल कॉस्ट का, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का, और एवरेज टोटल कॉस्ट का। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की अगर हम बात करें, तो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि एएफसी का कर्व क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। बाकी नॉर्मली सब आपका यू शेप का होगा, चाहे वो मार्जिनल कॉस्ट हो, चाहे टोटल कॉस्ट हो, चाहे वेरिएबल कॉस्ट हो। लेकिन हमारा जो एएफसी का कर्व होगा वो हाइपरबोला होगा, रेक्टेंगुलर। ठीक है, और ये सारी कॉस्ट हैं, जितनी भी कॉस्ट हैं, ये ना एक्स एक्सिस को टच करती है, ना ही वाई एक्सिस को टच करती है। ठीक है, चलिए अब हम आपस में इनका रिलेशन समझते हैं। तो पहले पॉइंट में कह रहा है, इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द बिहेवियर ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व डिपेंड्स अपॉन द बिहेवियर ऑफ एबीसी एंड एएफसी कर्व। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमें भी पता है कि एवरेज टोटल कॉस्ट कैसी होगी, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के अनुसार ही डिसाइड किया जा सकता है, क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमको एबीसी में प्लस करना पड़ता है एएफसी को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो एएफसी और एबीसी पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट में कह रहा है, इन द बिगनिंग बोथ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व फॉल्स। तो स्टार्टिंग में एबीसी और एएफसी दोनों फॉल करता है, हम देख ही रहे हैं कि स्टार्टिंग में फॉल कर रहा है एएफसी भी, और स्टार्टिंग में फॉल कर रहा है एबीसी भी। ठीक है, हेंस द एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व फॉल्स एज वेल, और इसी वजह से हमारा जो एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व है वो भी फॉल कर रहा है स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि एबीसी और एएफसी भी फॉल कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, तो कह रहा है द एबीसी कर्व स्टार्ट राइजिंग। तो हमारा ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट राइज करने लगती है, लेकिन जो हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है वो स्टिल फॉल करता है, और इसी वजह से हमारा जो एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व है वो भी कंटिन्यू फॉल करता है। चलिए हम देखते हैं फिगर में। तो हमारी एएफसी फॉल कर रही है, लेकिन हमारी एबीसी राइज करने लगी है। ठीक है, बढ़ रही है, लेकिन एएफसी फॉल कर रही है, इसलिए हमारी टोटल कॉस्ट भी फॉल कर रही है। ठीक है, चलिए अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें कि एबीसी कर्व स्टार्ट राइजिंग बट द एएफसी कर्व इज स्टिल फॉलिंग, हेंस द एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व कंटिन्यूज टू फॉल, ये तो हमने समझ ही लिया। This is because during this phase the fall in the FC curve is greater than the rise in the ABC curve.
क्योंकि हमारा जो AFC डिक्रीज हो रही है वो ज़्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू ABC जितना बढ़ रही है, ठीक है। ABC उतना स्पीड में नहीं बढ़ रही जितना AFC कर्व हमारा जो है फॉल कर रहा है जितनी स्पीड में, ठीक है। अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें कह रहा है एज द आउटपुट राइजेस फर्दर द ABC कर्व राइजेस शार्पली। तो जैसे ही आउटपुट इंक्रीज होगा हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ने लगती है, क्योंकि वो तो आउटपुट के अनुसार ही बढ़ती है घटती है ना। दिस ऑफसेट्स द फॉल इन द AFC कर्व, हेंस द ATC कर्व फॉल्स इनिशियली एंड देन राइजेस। तो स्टार्टिंग में ATC कर्व हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व फॉल करती है और फिर जैसे ही आउटपुट इंक्रीज करने लगता है हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व भी जो है वो राइज करने लगती है, ठीक है। तो आई होप आपको तीनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम समझते हैं कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट मतलब फिक्स्ड कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम फिगर की मदद से इसका डिफरेंस देखने की कोशिश करें तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो है क्या होती है, ये हॉरिजेंटल टू एक्स एक्सिस होती है और ये हमेशा फिक्स्ड होती है, चाहे आउटपुट 0 प्रोड्यूस हो रहा हो चाहे आउटपुट 100 प्रोड्यूस हो रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट अगर 10 रुपीज आ रही है तो 10 रुपीज ही आएगी, ठीक है। इसके आउटपुट के बढ़ने या घटने से फिक्स्ड कॉस्ट पे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो ये हमारे आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। अगर आउटपुट 0 प्रोड्यूस होगा तो वेरिएबल कॉस्ट 0 आएगी, अगर आउटपुट 100 प्रोड्यूस होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी उसी के हिसाब से लगेगी, ठीक है। जितना जैसा आउटपुट होगा वैसी वेरिएबल कॉस्ट होगी। चलिए और डिटेल में इसका डिफरेंस हम समझ लेते हैं। तो अगर हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात करें तो ये इंडिपेंडेंट होती है आउटपुट से, आउटपुट पे निर्भर नहीं करती। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है ये आउटपुट के लेवल पे निर्भर करती है। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं इसके, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट के वेरिएबल फैक्टर होते हैं। और फिक्स्ड कॉस्ट हमारी एग्जिस्ट करती है, अराइज करती है जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर जीरो हो जाती है, ठीक है। These costs are found only in the short period. फिक्स्ड कॉस्ट हमारी शॉर्ट पीरियड में ही देखने को मिलती है, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पीरियड में देखने को मिलती है। अगर हम बात करें तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी सप्लीमेंट्री कॉस्ट होती है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट हमारी प्राइम कॉस्ट होती है, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं लॉन्ग रन एनालिसिस क्या होता है। शॉर्ट रन एनालिसिस तो हमने पार्ट 1 में ही समझ लिया था। अब अगर हम बात करें लॉन्ग रन एनालिसिस की तो द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व अप्लाइज टू ओनली वन प्लांट। तो शॉर्ट रन में हमारा एक ही प्लांट बनता है, जबकि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में कई सारे कर्व्स कंसीडर किए जाते हैं, मतलब मैनी प्लांट्स बनते हैं। द लॉन्ग रन कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप इज शोन ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो इसको हम देख रहे हैं फिगर में कि कई सारे प्लांट इसमें बन रहे हैं, एक इधर बन रहा है, 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 ठीक है। तो ये हमारा लॉन्ग रन वेरिएबल कॉस्ट का फिगर हो गया। तो अगर हम देखें तो टू ड्रॉ द LAC कर्व वी हैव द टू स्टार्ट विद अ नंबर ऑफ SAC। तो SAC से हम स्टार्ट करेंगे अगर हमें ये कर्व जो है स्टार्ट करना है बनाना, तो ठीक है। In the above figure, it is assumed that technologically there are only three sizes of plant. तो इसमें तीन साइज होते हैं प्लांट के, एक स्मॉल, दूसरा मीडियम और तीसरा लार्ज। तो SAC फॉर स्मॉल साइज, स्मॉल साइज के लिए SAC 1 होगा, मीडियम साइज के लिए SAC 2 होगा और लार्ज साइज के लिए SAC 3 होगा, ठीक है। If the firm wants to produce OP units of output, it will choose the smallest plant. तो अगर उसको OP यूनिट प्रोड्यूस करनी है तो स्मॉल प्लांट चूज करेगी, अगर OQ यूनिट प्रोड्यूस करनी है तो मीडियम प्लांट चूज करेगी और अगर OR यूनिट प्रोड्यूस करनी है तो लार्ज प्लांट चूज करेगी, ठीक है। तो यही चीज इसमें कह रहा है। फॉर एन आउटपुट OR द फर्म विल चूज द लार्जेस्ट प्लांट, ठीक है। दस द फर्म हैज अ सीरीज ऑफ SAC कर्व। तो फर्म के पास कई सीरीज ऑफ SAC कर्व होते हैं। तो अगर हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के फीचर की बात करें तो ये यू शेप का होता है और LAC कर्व टच करता है SAC कर्व को और ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। और LAC कर्व हेल्प मैनेजर्स इन प्लानिंग एंड बेस्ट पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉस्ट आउटपुट। ये जो है हमारी लॉन्ग टर्म प्लान में हमारी मदद करता है, ठीक है। LAC इज ऑलवेज लोअर देन SAC। हमारा LAC जो है वो हमेशा SAC से लोअर होता है। दैट इज वाई इट इज नेवर अबव SAC। इसीलिए ये इसको ना इंटरसेक्ट करता है ना इसके बराबर में आता है। और LAC कर्व includes all short run cost curve like a cover, that is why it is called as envelope curve। इसी से हम इसको envelope curve भी कहते हैं क्योंकि ये short run cost curve को कवर कर लेता है। अब बात करें लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, तो इट इज डिफाइंड एज द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट इन अ लॉन्ग रन। तो जब भी एडिशनल कॉस्ट जो लगती है एक एडिशनल यूनिट आउटपुट की प्रोड्यूस करने में लॉन्ग रन में, तो उसी को कहते हैं लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट।
तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल @commerce by हर्षिता पर सेंड कर दूंगी। आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।